नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले 24 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 24 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। तो दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारत इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता का कौन सा संस्करण जकार्ता में आयोजित किया गया। दोस्तों अगर बात करें भारत और इंडोनेशिया की सुरक्षा वार्ता का कौन सा संस्करण 2022 में आयोजित किया गया है, तो दोस्तों दूसरा संस्करण। याद रखिएगा दूसरा संस्करण दोस्तों ये था दूसरा भारत और इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता का, जो कि कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो दोस्तों इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। याद रखिएगा दोस्तों सब पॉइंटों को। ये अगर दोस्तों आपसे पूछा कि भारत और इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है, तो दोस्तों इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। और दोस्तों 2022 में कौन सा संस्करण था, तो दोस्तों ये दूसरा संस्करण हो जाता है। अगर पहले की बात करें तो दोस्तों पहला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंटों में बात करें तो भारत से इंडोनेशिया के बीच दूसरी सुरक्षा वार्ता जकार्ता में आयोजित हुई है। याद रखिएगा कहाँ पे आयोजित हुई है, तो दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुई है भारत इंडोनेशिया के बीच की जो दूसरी सुरक्षा वार्ता थी 2022 की। और दोस्तों पहली ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती, तो याद रखिएगा जनवरी 2018 में पहली वार्ता हुई थी। अब दोस्तों बात करें सुरक्षा वार्ता की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, भारत और इंडोनेशिया की तरफ से। दोस्तों भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता दूसरी सुरक्षा वार्ता की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सलाहकार हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में अजीत डोभाल जी। याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के द्वारा भारत की अध्यक्षता। और इंडोनेशिया की अध्यक्षता किसके द्वारा दोस्तों, तो इंडोनेशिया के राजनीतिक कानून एवं सुरक्षा मामलों के समन्वय मंत्री मोहम्मद महमूद MD के द्वारा। याद रखिएगा मोहम्मद महमूद MD के द्वारा और अजीत डोभाल जी के द्वारा दोस्तों इस भारत और इंडोनेशिया की जो बीच सुरक्षा वार्ता हुई इसकी अध्यक्षता की गई। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों बात करें अब इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की कैपिटल दोस्तों जकार्ता हो जाती है। याद रखिएगा इंडोनेशिया की कैपिटल प्रेजेंट टाइम में क्या है दोस्तों, तो जकार्ता। और दोस्तों 2024 में इंडोनेशिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा 2024 की इंडोनेशिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, नई कैपिटल बनाई जाएगी इंडोनेशिया की नुसंतारा दोस्तों ये इंडोनेशिया की नई कैपिटल होगी जो कि 2024 में। और दोस्तों बात करें नुसंतारा की, तो ये किस द्वीप पे पड़ता है, तो ये ब्रोनियो द्वीप पे। याद रखिए नुसंतारा दोस्तों ये ब्रोनियो द्वीप पे है। ब्रोनियो द्वीप दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है ब्रोनियो द्वीप, जिस पे नुसंतारा इंडोनेशिया की कैपिटल बनाई जाएगी 2024 की। अगर दोस्तों करेंसी की बात करें इंडोनेशिया की, तो इसकी करेंसी हो जाती है इंडोनेशियाई रुपया। याद रखिएगा इंडोनेशियाई रुपया दोस्तों ये इंडोनेशिया की करेंसी हो जाती है। अगर प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति की बात करें तो जोको विडोडो प्रेजेंट टाइम में जो दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाते हैं। बात करें इंडोनेशिया में भारत के राजदूत की, कौन है दोस्तों भारतीय राजदूत इंडोनेशिया में, तो मनोज कुमार भारती। याद रखिएगा मनोज कुमार भारती दोस्तों भारतीय राजदूत हो जाते हैं इंडोनेशिया में। दोस्तों अब ये भी पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं क्योंकि 2024 में इंडोनेशिया की नई कैपिटल बनाई जाएगी नुसंतारा, जो कि किस द्वीप पे पड़ती है, तो ब्रोनियो द्वीप पे। और ब्रोनियो द्वीप दोस्तों विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। याद रखिएगा दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है ब्रोनियो द्वीप और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। तो इसमें दोस्तों आपसे एग्जाम में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी पूछ सकते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड हो जाता है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी और तीसरा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप ब्रोनियो द्वीप हो जाता है। ब्रोनियो द्वीप की बात करें तो दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है जिसपे 3 देश है। कौन कौन से, इस द्वीप पे दोस्तों 3 देश हो जाते हैं। कौन कौन से, मलेशिया, ब्रुनई और इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया का सबसे ज़्यादा इस पर अधिकार है इंडोनेशिया का, याद रखिएगा। और दोस्तों इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी हो जाता है इंडोनेशिया, याद रखिएगा। दोस्तों अगर बात करें भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक्सरसाइज की, दोस्तों याद रखिएगा समुद्र शक्ति है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच की एक्सरसाइज हो जाती है। दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, तो दोस्तों इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सी भारतीय महिला तेज गेंदबाज 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई। दोस्तों बात करें भारतीय महिला तेज गेंदबाज जो 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं, तो दोस्तों ऑप्शन है झूलन गोस्वामी। याद रखिएगा झूलन गोस्वामी दोस्तों भारतीय महिला तेज गेंदबाज हो जाती है जो कि 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई। तो दोस्तों पहली कौन हो जाती है, तो दोस्तों याद रखिएगा पहली महिला क्रिकेटर हो जाती है जो 200 वनडे मैच खेलने वाली मिताली राज। याद रखिएगा मिताली राज दोस्तों पहली हो जाती हैं और दूसरी
दूसरी कौन है, तो झूलन गोस्वामी। दोस्तों याद रखिएगा ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में आपके पहले भी पूछ सकता है दूसरी भी। तो दोस्तों पहली हो जाती है मिताली राज और दूसरी हो जाती है झूलन गोस्वामी। और दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं झूलन गोस्वामी जी से पूछा गया है कि इनका उपनाम क्या हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा चकड़ा एक्सप्रेस के नाम से ये जानी जाती है। और दोस्तों किस स्टेट से बिलोंग करती है, दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपसे ये लोग जरूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों कुछ और भी स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जान लेते हैं। अगर दोस्तों बात करें कौन सी महिला जो मैच में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है, दोस्तों ये पहली महिला हो जाती है जो किसी मैच में 250 से अधिक विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो दोस्तों याद रखिएगा झूलन गोस्वामी। दोस्तों झूलन गोस्वामी 250 से अधिक विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। अगर दोस्तों बात करें भारतीय महिला जो सबसे तेज एक दिवसीय शतक लगाने वाली, तो दोस्तों ये ऋचा घोष हो जाती है। याद रखिएगा ये भारतीय महिला हो जाती है ऋचा घोष, जो कि सबसे तेज एक दिवसीय अर्धशतक लगाने वाली महिला हो जाती है। अगर दोस्तों बात करें 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, दोस्तों मिताली राज। दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिएगा, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर हो जाती है मिताली राज। अगर दोस्तों बात करें खेल रत्न अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है जिन्हें खेल रत्न अवार्ड दिया गया, दोस्तों मिताली राज को दोस्तों पहली महिला क्रिकेटर हैं ये जिन्हें खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों बात करें महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी, तो दोस्तों याद रखिएगा महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी ये भी मिताली राज हो जाती हैं। और दोस्तों बात करें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप इतिहास में भारतीय द्वारा सर्वाधिक शतक, दोस्तों ये आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में सबसे ज़्यादा भारतीय द्वारा शतक लगाने वाली कौन हो जाती है महिला खिलाड़ी, तो दोस्तों हरमनप्रीत कौर। याद रखिएगा हरमनप्रीत कौर दोस्तों महिला वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी हो जाती है। दोस्तों बात करें भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच भी खेला। याद रखिएगा दोस्तों अगर आपसे पूछते कि कौन सी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला, तो दोस्तों ये भारतीय महिला टीम ने अपना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट डे नाइट मैच खेला था। और दोस्तों बात करें महिला बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, तो दोस्तों याद रखिएगा बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हो जाती है स्मृति मंधाना। दोस्तों स्मृति मंधाना ये पहली महिला खिलाड़ी हो जाती है जो बिग बैश लीग में शतक लगाई हैं। और दोस्तों बात करें डे नाइट टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, तो ये भी स्मृति मंधाना हो जाती हैं। दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें महिला T20 में सबसे तेज शतक किसने लगाया है आज तक का रिकॉर्ड, दोस्तों सोफी डिवाइन के नाम दिए। दोस्तों महिला T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी हो जाती है सोफी डिवाइन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए किस देश की हो जाती हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। अब दोस्तों बात करें फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाले पहले राज्य की कौन सा हो जाता है, तो दोस्तों तेलंगाना राज्य। याद रखिएगा ऑप्शन है तेलंगाना राज्य दोस्तों फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य हो जाता है। और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों तेलंगाना इसका गठन कब हुआ, दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 में हुआ। याद रखिएगा तेलंगाना का गठन कब हुआ, 2 जून 2014। ये भारत का सबसे नवीनतम राज्य हो जाता है और 29वां राज्य भी हो जाता है। दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं भारत में, लेकिन ये जब 2014 में बना था तो भारत में टोटल 29 राज्य थे। तो दोस्तों इसकी कैपिटल की बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल हो जाती है। और मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन हो जाते हैं, तो के चंद्रशेखर राव जी। के चंद्रशेखर राव ये प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो तमिलिसाई सौंदरराजन ये तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हो जाते हैं। और टोटल डिस्ट्रिक्टों की बात करें तेलंगाना में तो दोस्तों टोटल 33 जिले हो जाते हैं। और विधानसभा विधान परिषद और लोकसभा राज्यसभा सीटों की बात करें तो टोटल 119 विधानसभा की सीटें हो जाती हैं और विधानसभा परिषद की दोस्तों 40 सीटें हो जाती हैं। और लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो दोस्तों लोकसभा की टोटल 17 सीटें हैं और राज्यसभा की दोस्तों टोटल 7 सीटें हो जाती हैं। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट तेलंगाना स्टेट से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस शहर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों ये विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार है कि किस शहर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में घोषित किया गया है, दोस्तों नई दिल्ली को। याद रखिएगा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों नई दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों इसमें और भी डाटा की बात करें तो IQAIR की 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली को लगातार दोस्तों दूसरे वर्ष दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा दिया गया। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों इसमें 5 सबसे प्रदूषित राजधानी शहरों की बात करें तो ढाका बांग्लादेश की कैपिटल हो जाती है, ये प्रदूषित राजधानी शहर हो जाता है ढाका। और दोस्तों एनजेमिना ये चाड
दुशांबे तजाकिस्तान, मस्कट ओमान। भिवाड़ी भारत का सबसे प्रदूषित है दोस्तों। शहरों में बात करें तो भिवाड़ी, और राजधानी में बात करें तो दोस्तों ढाका बांग्लादेश। और इसके बाद दोस्तों गाजियाबाद दिल्ली और जौनपुर का स्थान है। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अगर बात करें विश्व वन जल दिवस की, ये कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, तो दोस्तों ये 23 मार्च को। ऑप्शन डी 23 मार्च को दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व वर्ल्ड वाटर डे दोस्तों हर साल कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व स्तर पर ये वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और दोस्तों इस वर्ल्ड वाटर डे का उद्देश्य क्या है मनाने का, तो दोस्तों पानी के महत्व को उजागर करना, ये इसका उद्देश्य हो जाता है, पानी के महत्व को उजागर करना। और दोस्तों अगर 2022 की थीम की बात करें तो थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है डे के साथ। तो थीम थी दोस्तों भूजल आदर्श और दृश्यमान बनाना, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। याद रखिएगा थीम दोस्तों क्या हो जाती थी, तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, भूजल आदर्श को दृश्यमान बनाना। दोस्तों ये पहली बार ये कब मनाया गया तो किसके द्वारा मनाया गया, तो ये भी याद रखिएगा ये संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया। इसे 1993 में शुरू किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। याद रखिएगा कब, तो 1993 में दोस्तों। और ये हर साल 22 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ, तो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन हो जाते हैं, तो एंटोनियो गुटेरस दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल या महासचिव हो जाते हैं। और दोस्तों इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं, तो याद रखिएगा 193। और दोस्तों इसका 193वां देश या आपसे एग्जाम में नवीनतम देश पूछ सकता है कौन सा संयुक्त राष्ट्र महासभा का सबसे नवीनतम देश, तो दोस्तों याद रखिएगा दक्षिणी सूडान। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया था CBT 1 में कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का सबसे नवीनतम या 193वां देश कौन सा है, तो दोस्तों दक्षिणी सूडान ये सबसे नवीनतम देश हो जाता है। और दोस्तों इसमें गठन के समय टोटल कितने देश थे, तो ये भी याद रखिएगा गठन के समय दोस्तों इसमें टोटल 51 देश थे। दोस्तों कितने देश थे, तो 51 देश थे। और टोटल प्रेजेंट टाइम में कितने देश हैं, तो 193। और सबसे 193वां देश कौन सा हो जाता है, तो दक्षिणी सूडान। और दोस्तों बात करें भारत UN का कब सदस्य बना, तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा 30 अक्टूबर 1945 को UN का सदस्य बना। याद रखिएगा दोस्तों ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मार्क कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कि भारत UN का कब सदस्य बना, तो दोस्तों 30 अक्टूबर 1945 को जुड़ा ये UN में भारत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सरदार बर्डी मुखामदेव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। दोस्तों बात करें सरदार बर्डी मुखामदेव की, ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, दोस्तों तुर्कमेनिस्तान के। याद रखिएगा सरदार बर्डी मुखामदेव दोस्तों ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और दोस्तों बात करें तुर्कमेनिस्तान की और बर्डी मुखामदेव जी की, तो दोस्तों ये तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में बर्डी मुखामदेव को शपथ ली है। याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और दोस्तों इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो अपने पिता जो कि इनके पिता पूर्व राष्ट्रपति थे, क्या नाम था उनका, गुरबंगुली बर्डी मुखामदेव। याद रखिएगा दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति गुरबंगुली बर्डी मुखामदेव जो कि इनके पिताजी थे। दोस्तों याद रखिएगा इनका स्थान इन्होंने लिया है सरदार बर्डी मुखामदेव। दोस्तों तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल अशगाबाद हो जाती है और इसकी मुद्रा तुर्कमेनिस्तान मानत इसकी करेंसी हो जाती है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 कहाँ शुरू हुआ। तो दोस्तों ये 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 दुबई में शुरू हुआ है। याद रखिए कहाँ पे, तो दोस्तों दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व क्रिकेटर GR विश्वनाथ की आत्मकथा रेस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। ये दोस्तों GR विश्वनाथ जी की आत्मकथा हो जाती है रेस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों ये R कौशिक, याद रखिएगा R कौशिक के द्वारा लिखी गई है रेस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। अगर दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान गंडुप्पा रंगनाथ विश्वनाथ के ने वरिष्ठ पत्रकार R कौशिक द्वारा सह-लेखक रेस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफिक शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। और दोस्तों इसका विमोचन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा
पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर जी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एक आयोजित समारोह में इसका ऑटोबायोग्राफी का विमोचन किया है। दोस्तों याद रखिए किसके द्वारा विमोचन किया गया है, तो कपिल देव और सुनील गावस्कर जी के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया? तो दोस्तों डोल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो पश्चिम बंगाल। दोस्तों याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में डोल उत्सव मनाया गया है। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों डोल उत्सव या डोल यात्रा है। दोस्तों ये डोल उत्सव या डोल यात्रा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा आपसे एग्जाम में डोल यात्रा या डोल उत्सव पूछता है किस राज्य में, दोस्तों पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में ये मनाया गया है। डोल यात्रा दोस्तों ये रंगों का त्यौहार मनाया जाता है जो वसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। याद रखिएगा, और ये त्यौहार दोस्तों भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है और ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी कैपिटल कोलकाता हो जाती है। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता। प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है, तो जगदीप धनखड़ दोस्तों प्रेजेंट टाइम में वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हो जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी दोस्तों प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हो जाती है पश्चिम बंगाल की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? अब बात करें इंडियन सुपर लीग खिताब की, दोस्तों किसने जीता है, तो हैदराबाद FC ने। दोस्तों याद रखिएगा हैदराबाद FC ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। दोस्तों इसने केरला ब्लास्टर को हरा के हैदराबाद FC ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार दिवस कब मनाया गया? अगर बात करें बिहार दिवस से दोस्तों कब मनाया गया है तो दोस्तों ऑप्शन ए 22 मार्च को। याद रखिएगा 22 मार्च को दोस्तों बिहार दिवस मनाया गया है। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों बात करें बिहार दिवस की तो ये 2022 राज्य की स्थापना की 110वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। याद रखिएगा ये 2022 में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है बिहार दिवस की, तो दोस्तों 110वीं वर्षगांठ मनाई गई। दोस्तों अगर गठन की बात करें इसके तो इसका गठन दोस्तों भारत में ब्रिटिश सरकार ने 22 मार्च 1912 को किया था। दोस्तों याद रखिएगा इसका गठन कब हुआ, तो 22 मार्च 1912 को। दोस्तों इसको कायदे से समझिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर गठन की बात करें तो दोस्तों इसका गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा 22 मार्च 1912 को किया गया था। अगर राज्य के दर्जे की बात करें इसका राज्य कब बना दोस्तों, बिहार राज्य कब बना, तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को बिहार राज्य बना। और दोस्तों इसका गठन कब हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन किया था। दोस्तों ये राज्य ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी से बनाया गया था। याद रखिएगा भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी से बनाया गया था बिहार। दोस्तों बात करें 1912 तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा। याद रखिएगा फिर दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन के समय पटना को नए प्रांत की राजधानी के रूप में नामित किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा पटना को नए प्रांत की राजधानी के रूप में नामित किया गया कब, तो दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन के समय। और यह राज्य कब बना, तो दोस्तों याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को बिहार राज्य बना। और दोस्तों इसका गठन कब हुआ, तो 22 मार्च 1912 को। अगर दोस्तों बिहार की बात करें तो इसकी कैपिटल पटना हो जाती है। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाते हैं। और गवर्नर कौन हो जाते हैं दोस्तों बिहार के, तो फागू चौहान। और दोस्तों बात करें पक्षी की, राजकीय पक्षी क्या हो जाता है बिहार का, तो गौरैया राजकीय पक्षी हो जाता है। और दोस्तों पशु यहाँ का गौर हो जाता है। अगर वृक्ष की बात करें तो दोस्तों पीपल का वृक्ष ये राजकीय वृक्ष हो जाता है बिहार का। और दोस्तों याद रखिएगा राजकीय चिन्ह ये है दोस्तों आपके RRB NTPC CBT 1 में पूछा गया था कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष दोस्तों ये बिहार का राजकीय चिन्ह हो जाता है। दोस्तों बिहार में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा टोटल 38 जिले हो जाते हैं। और दोस्तों राजकीय फूल की बात करें तो कचनार का फूल दोस्तों ये बिहार का राजकीय फूल हो जाता है। तो दोस्तों ये बिहार से इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट्स थे, तो दोस्तों इन सभी पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो सभी को कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।